हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर अकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शब्द रूप की या फिर शब्द विचार की। देखिए, ये टॉपिक हिंदी के सिलेबस के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट इस टॉपिक पर कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो भाषा की। भाषा के 3 अंग होते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला वर्ड, सेकंड शब्द और थर्ड वाक्य। यानी कि देखिए, कोई भी अगर भाषा अगर है तो उसके अंदर पहले वर्ण होंगे, फिर वर्णों से शब्द बनेंगे, फिर शब्दों से वाक्य बनेंगे, और इस तरीके से किसी भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं हम वर्ण की। तो वर्ण की अगर हम बात करें तो वर्ण क्या है? देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यानी कि लैंग्वेज, भाषा, कोई भी भाषा है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। यानी कि वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका शब्द। शब्द की अगर हम बात करें तो वर्णों का सार्थक योग शब्द होता है। यानी कि जो वर्ण है, वर्णों का सार्थक योग, यानी कि वर्णों को योग करके और उसका एक ऐसा कोई अर्थ निकलता हो उस शब्द का, तो उसको हम बोलते हैं कि वर्णों के सार्थक योग से जो जो बनता है उसको हम शब्द बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा। ज़्यादा का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए, ये जा नीचे हलंत लग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से जो इसके अंदर स्वर है उसको निकाल दिया है। ऐसे ही प्लस या, यहाँ भी प्लस आ, प्लस दा और प्लस आ। ठीक है, इस तरीके से जो ज़्यादा है उसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। तो इस तरीके से ज़्यादा जो है एक वर्णों से मिलकर बना हुआ है और इसका एक कोई अर्थ है। यानी कि ज़्यादा ज़्यादा जो शब्द है एक ये क्या है? एक सार्थक शब्द है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे शब्द है। ठीक है, चलिए, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। यानी कि अर्थ, देखिए, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, शब्द, इस तरह से ऑप्शन दिएंगे आपके सामने, तो आपको देखना है कि क्या होगा? शब्द इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं शब्दों के भेद की। शब्दों के भेद की अगर हम बात करें, तो शब्दों के भेदों की संख्या अलग अलग आधार पर अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग आधार पर अलग अलग संख्या, यानी कि जो शब्दों के भेद हैं वो अलग अलग आधार पर होगी, और अलग अलग आधार में अलग अलग जो संख्या होगी उनकी वो होगी। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे रचना के आधार पर। अब जो शब्द हैं वो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। भाई, ऋण शब्द आएंगे पहले, तो उसके बाद यौगिक शब्द, और थर्ड आएगा हमारा योग ऋण शब्द। ये क्या है? रचना के आधार पर है। ठीक है, अब बात करते हैं इन तीनों की। जैसे अगर हम पहले की बात करें योग ऋण की, तो जिनमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ना हो। अब संधि समास उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं आप जानते होंगे। ठीक है, इसके नहीं तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं, अलग से कुछ बना भी दी गई हैं। ठीक है, तो इसकी टेंशन ना लें आप। तो जिनमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ना हो, जैसे घर, नल, धूप, मेंढक, पेड़, स्त्री, जल, नर। देखिए, ये ऐसे शब्द हैं, इन शब्दों के अंदर ना तो कोई संधि होगी, ना ही कोई समास होगा, ना ही इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, ना ही प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को जिनमें इस तरह के जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ना हो उनको हम बोलते हैं ऋण शब्द। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए अब बात करते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द ऋण प्लस ऋण शब्द से मिलकर बनते हैं। यानी कि देखिए, ऋण शब्द हमारे पास पहले से हमने पढ़ रखा है कि कौन से, जिसमें क्या ना हो? संधि ना हो, समास ना हो, उपसर्ग ना हो, प्रत्यय ना हो। ऐसे ही अब अगर ये 2 बार आ जाए ऋण शब्द, यानी कि ऋण प्लस ऋण शब्द अगर 2 हैं, 2 बार, इन दोनों के मिलने से, वही एक ऋण शब्द अलग है, एक ही अलग है, और इन दोनों के मिलाने पर एक नया शब्द अगर बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे यौगिक शब्द है। जैसे जल प्लस धारा। देखिए, जल अलग है, धारा अलग है, ये दोनों ऋण शब्द हैं, लेकिन इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तब इनसे जो नया शब्द बनेगा जलधारा। जलधारा एक क्या है? यौगिक शब्द है। क्यों? क्योंकि ये 2 ऋण शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे पृथ्वी प्लस दिन। अब पृथ्वी अलग है, दिन अलग है, दोनों क्या है? ऋण शब्द है। इन दोनों के मेल से क्या बना है? प्रतिदिन।
तो इस तरीके से जो यौगिक शब्द हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, दो ऋण शब्दों से मिलकर बने होते हैं हमारे यौगिक शब्द, ठीक है। ऐसा ही रात दिन, विद्या प्लस आलय विद्यालय, रात प्लस दिन रात दिन। अब देखिए ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ क्या यौगिक शब्द। जैसे नोट, अगर एक नोट आपको याद रखना है कि क्या यौगिक शब्दों में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय हो सकते हैं। जो हमारे देखिए ऋण शब्द है वहाँ तो हमारा ना संधि होगी ना समास होगा, ना तो उपसर्ग होगा ना प्रत्यय होगा, लेकिन यौगिक शब्द के अंदर संधि समास उपसर्ग प्रत्यय हो सकते हैं। लेकिन अब समास के अंदर समास कई तरह के होते हैं, तो एक समास का ही एक पार्ट होता है कौन सा, बहुब्रीहि समास, वो नहीं होगा इसके अंदर। जो हमारे यौगिक शब्द हैं, यौगिक शब्दों में बहुब्रीहि समास नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगला जो हमारा जो प्रकार है थर्ड, वो है योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द वो होते हैं जिनमें बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, योग ऋण शब्द, ठीक है। तो तीन प्रकार के, जैसे दशानन, षडानन, लंबोदर, गजानन, चतुरानन, पीताम्बर, चक्रपाणी, ये सारे शब्द क्या है, हमारे समास हैं। समास कौन से, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, योग ऋण शब्द होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, देखिए आपको मैं स्टार्टिंग से बता दूं कि जो हमारे रचना के आधार पर थे वो तीन प्रकार के थे, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द, ठीक है। इन तीनों को हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं, सेकंड हम बात करते हैं आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से, तत्सम शब्द, ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये 5 प्रकार के जो हमारे शब्द होते हैं ये होते हैं हमारे उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, सही है ना। तो ये उत्पत्ति के आधार पर हो रहा है। अब ये कौन कौन से होते हैं देखिए आप। पहला क्या होता है, तत्सम। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत से आए हैं। तत्सम, देखिए सा यहीं पर आ रहा है, सा याद करने के लिए आप जान सकते हैं, सा संस्कृत, सा संस्कृत, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। तो जो शब्द संस्कृत से आए हैं तथा वर्तमान में भी संस्कृत के उसी रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तत्सम। तत्सम शब्द कहते हैं, यानी कि तत्सम शब्द जो है संस्कृत से आए हैं और जैसे आए हैं वैसे के वैसे ही प्रयोग होते हैं, उन शब्दों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। मूल भाषा की इकाई है संस्कृत। देखिए संस्कृत मतलब जो हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा अगर हम बात करें तो संस्कृत से ही आई है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा से अन्य भाषाओं का निर्माण क्रम के अनुसार कैसे हुआ है, देखिए पहले संस्कृत थी, ठीक है। संस्कृत से हमारी पाली भाषा का निर्माण हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। तो एक सीक्वेंस इस तरीके से था, हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है उसका सीक्वेंस कैसे है, पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, ठीक है। ये थोड़ा सा एक इसका क्रम था। तो हमारे तत्सम शब्द हो गए। अब देखिए तत्सम, तद्भव, जितने भी ये इनके जो एग्जाम्पल है ना वो लास्ट में बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए आपको शब्द जो दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए टेंशन ना लें, अभी फिलहाल अभी हम समझ लें कि हाँ कौन ये शब्द जो है कौन कौन से शब्द कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ये समझ लें, बाकी इनके एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मैं दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में। चलिए नेक्स्ट आपका तद्भव शब्द, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं, संस्कृत भाषा से आए हैं, ठीक है, तथा वर्तमान में उन संस्कृत शब्दों का प्रयोग किसी अन्य परिवर्तित रूप से किया जा रहा है। इनकी आए तो संस्कृत से ही हैं लेकिन उनमें समय के अनुसार परिवर्तन होता जा रहा है, उन शब्दों को क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। देखिए तद्भव शब्द जो थे ये शब्द भी संस्कृत से ही आए थे, लेकिन समय के अनुसार इन शब्दों में थोड़ा परिवर्तन होता गया और धीरे धीरे जो शब्द थे हमारे वो पूरे डिफरेंस हो गए, पूरे दोनों अलग हो गए। तो उसको हम जो आम बोलचाल की भाषा में हम शब्दों को यूज़ करते हैं ये कह सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तत्सम शब्द संस्कृत से ही आए हैं
लेकिन वो उनमें कोई बदलाव जैसे आए थे वैसे के वैसे यूज़ कर रहे हैं। तत्सम शब्द तद्भव आए संस्कृत से ही हैं, लेकिन समय के साथ उन शब्दों में थोड़ा बदलाव हो गया और उनका जो रूप था वो परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से तद्भव और तद्भव, तत्सम और तद्भव, ठीक है, क्लियर हो गया आपका। एग्जाम्पल अभी लास्ट में आपको बहुत सारे मैं दूंगा। नेक्स्ट आपका है देशज शब्द। देशज जिनका जन्म क्षेत्रीय हो, जिनका जन्म क्षेत्रीय हो, वो क्षेत्रीय मतलब देशज हैं, मतलब अपने देश के ही हैं। उन शब्दों का जो उत्पत्ति हुई है वो अपने देश से ही हुई है, मतलब अपने अपने क्षेत्र में ही उन शब्दों का विकास हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं देशज शब्द। विदेशज जो शब्द विदेशों से लिए गए हैं। देखिए हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो गुलाम रहा था बहुत वर्ष, कई सालों तक, मतलब कई सौ वर्ष हमारा जो देश है वो गुलाम रहा है। तो अब अलग अलग विदेश से लोग आए, अपने साथ कुछ नए नए शब्द लेकर आए, तो वो सारे के सारे शब्द जो है हम लोगों को मिले उन्हीं के थ्रू, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं विदेशी शब्द। नेक्स्ट आपका संकर शब्द। संकर कम से कम दो भाषाओं से बने शब्द। संकर हाइब्रिड, जिस बोलते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन, संकर कम से कम दो भाषाओं से बने शब्द, यानी कि एक अलग भाषा, एक हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं को मिलाकर एक शब्द का बनाया गया, जिसको हम बोलेंगे क्या है, संकर शब्द, यानी कि दो भाषाओं का मिलाकर एक शब्द नया बनाया है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे संकर शब्द है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अगले आधार पर, कौन सा, विकार के आधार पर। विकार, विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन से, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अविकारी को हम अव्यय शब्द भी बोलते हैं, ठीक है, अव्यय, अविकारी या अव्यय। विकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन से बदल जाता है। देखिए ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, काल इन सब के परिवर्तन से बदल जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। जैसे विकारी शब्द चार होते हैं, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, संज्ञा की अगर हम बात करें, संज्ञा में क्या, लड़का, ठीक है, लेकिन विकार से उत्पन्न होने वाले शब्द से लड़का को हम क्या बोल सकते हैं, लड़के। अगर बहुवचन है, लिंग, देखिए मैंने कहा ना यहाँ पे बात हुई हमारी क्या, लिंग या वचन। अब लड़का है, लड़के का अगर बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के, यानी कि लड़का चेंज हो गया। अब लड़का क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा में क्या हो गया, विकार आ गया। वचन के आधार पर लड़के, लड़कों, इस तरीके से, लड़की लिंग के आधार पर मेल फीमेल में, तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे ये शब्द क्या है, विकारी शब्द है। तो संज्ञा हमारा क्या है, विकारी शब्द है। ऐसे ही नेक्स्ट सर्वनाम। सर्वनाम भी क्या है, एक विकारी शब्द है। जैसे मैं को हम मैंने, मुझसे, मुझे, इस तरीके से विकार आ जाता है इसमें, ठीक है, सर्वनाम, तो इसको हम बोलेंगे ये भी विकारी शब्द है। क्रिया, क्रिया भी जैसे खाना है, ठीक है, खा मतलब एक मूल शब्द है, खा है, खाता। अगर हम बात करें, अगर इसमें भी अगर वचन की बात करें तो एक वचन होगा तो खाता है, बहुवचन होगा तो खाते हैं। या फिर अगर बात करें लिंग की तो स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग, मतलब यानी कि लड़की होगी तो लड़का होगा तो खाता है, लड़की होगी तो खाती है। तो ये जो मूल शब्द हमारा है, इससे जो वो शब्द बन रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, विकार हो जा रहा है लिंग या फिर वचन के आधार पर। तो इस तरीके से इसको बोलेंगे ये क्या है, हमारा एक जो क्रिया है ये एक विकारी शब्द है। ऐसा ही विशेषण, विशेषण मतलब मीठा। भाई विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब कैसे बता सकते हो, मीठा, खट्टा, अच्छा, इस तरीके से सारे शब्द क्या है, ये विशेषण ही तो होते हैं ये। तो मीठा है, अब मीठा का मीठे, आम, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अंगूर मीठे हैं, तो मीठा एक शब्द हो गया, मूल धातु, मूल शब्द क्या हमारा, मीठा। अब मीठा का मीठे भी हो सकता है, मीठी भी हो सकती है। तो मतलब ये शब्द जो हमारा, इस शब्द के अंदर विकार उत्पन्न हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे विशेषण, यानी कि विशेषण भी क्या है, एक विकारी शब्द है। तो इस तरीके से हमने विकारी शब्दों की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अविकारी शब्दों की। अविकारी शब्द का मतलब क्या है भाई विकार इसमें उत्पन्न नहीं होगा, विकारी मतलब विकार हो जाएगा, अविकारी मतलब इसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होगा। विकारी, अविकारी या फिर अव्यय शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी या फिर अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय,
जिनके रूप में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे क्रिया हो, चाहे विशेषण हो, इनके साथ कोई परिवर्तन इनमें नहीं होगा। तो ऐसे शब्दों को हम बोलेंगे ये क्या है, अभिकारी शब्द है। जैसे अभिकारी शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये सभी के बारे में आप सब जो हमारा एक तरीके से सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। और कुछ जो टॉपिक हैं इनकी वीडियोस हमने बना दी गई है, तो आप वहाँ पर देख लीजिए जाकर। ठीक है, जो रह गए हैं उन सभी की वीडियो हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे सभी के लिए, तो आप हमारे चैनल के थ्रू आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो इस तरीके से अभिकारी शब्द हो गए, विकारी शब्द हो गए। मतलब सिंपल सा है, विकारी शब्द इनके विकार उत्पन्न हो जाए, ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए उसको हम बोलेंगे विकारी। अभिकारी जिनमें विकार उत्पन्न नहीं हुई, मतलब कोई भी, अब देखिए लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन से अगर बदल जा रहा है तो वो क्या है, विकारी शब्द है, और नहीं बदल रहा है तो वो क्या है, अभिकारी शब्द है। तो इस प्रकार विकारी और अभिकारी शब्दों को हम क्लियर हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है, देखिए बात करते हैं। सार्थक का मतलब होता है, सार्थक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सा प्लस अर्थक, यानी कि सार्थक, जिसमें सा का अर्थ होता है सहित तथा अर्थक का अर्थ होता है अर्थ, यानी कि सही अर्थ, सहित अर्थ, मतलब अर्थ के सहित, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो। जैसे अर्थ वाला। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिसका स्वयं का कोई अर्थ हो। सार्थक, अर्थ सहित, यानी कि कुछ उसका स्वयं का कुछ अर्थ हो। ऐसा शब्द जिसका स्वयं का कुछ अर्थ हो, उसको हम बोलेंगे कि ये सार्थक शब्द है। ठीक है, जो शब्द स्वयं अर्थ सहित होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है भाई, और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं, वे 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर बात करें निरर्थक शब्द की भी, तो ये भी क्या है, एक 2 शब्दों से मिलकर बना है। निर प्लस अर्थक, यानी कि निरर्थक, जिसमें निर का अर्थ होता है बिना तथा अर्थक का अर्थ होता है अर्थ, अर्थ वाला। अर्थात निरर्थक शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए निरर्थक शब्द को बिना अर्थ वाला शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक यानी कि अर्थ सहित, अर्थ वाला ऐसा शब्द जिसका अपना कोई अर्थ हो। निरर्थक जिसका अपना कोई बिना अर्थ के हो, जिसका अर्थ ना हो कोई। ठीक है, सार्थक, सार्थक और निरर्थक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे चाय, चाय वाय। अब आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं चाय वाय। अब चाय तो क्या, सार्थक, चाय का अपना अर्थ है, एक चाय है, हाँ भी कोई चाय, चाय नाम की कोई चीज़ है, लेकिन वाय नाम की कोई चीज़ तो होती ही नहीं, तो ये क्या है, एक निरर्थक शब्द है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसका यूज़ होता है। ऐसे ही रोटी वोटी, दाल चावल, प्यार व्यार, बोट सोट, पानी वानी, इस तरीके से। तो ये वाले जो हमारे शब्द हो गए सारे के सारे क्या, सार्थक, यानी कि इनका कोई अर्थ है, एक अर्थ के सहित हैं। और बाकी इधर वाले जो साइड के जो शब्द हो गए हमारे सारे क्या है, एक निरर्थक शब्द हैं, लेकिन इनका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारा सारा जो हमारे टाइप्स थे शब्द विचार के, ठीक है, वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स की, कुछ महत्वपूर्ण नियमों की जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तत्सम से तद्भव बनाते समय। ठीक है ना, देखिए तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान करने के कुछ थोड़ा सा अगर आपको ध्यान रखेंगे तो तत्सम और तद्भव में हम पहचान कर पाएंगे। कैसे, देखिए संयुक्त अक्षर, यानी कि जो वर्ड हिंदी वर्णमाला में आपने पढ़ा होगा संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं। तो 4 प्रकार के हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं जो कि 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं संयुक्त अक्षर। तो जैसे ऐसे कोई भी ऐसा शब्द जिनमें इन चारों का यूज़ होगा, यानी कि इन 4 अगर ये चारों में से कोई भी अगर होगा तो पूरी संभावना है कि वो क्या हो, एक तत्सम शब्द हो। ठीक है, तत्सम शब्द यानी कि जो संयुक्त अक्षर हैं, अगर उन कोई शब्द में अगर संयुक्त अक्षर है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो तत्सम शब्द ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट री शब्द भी क्या होगा, एक तत्सम शब्द होगा। री मतलब ऐसा कोई शब्द जिसके अंदर री हो। री एक ये तो एक स्वर है। ठीक है, अगर री स्वर अगर किसी शब्द के अंदर हो तो उसको हम बोलेंगे क्या है, तत्सम शब्द है। अनुस्वार भी अगर होगा, देखिए अनुस्वार आप जानते हैं बिंदी इस तरह की,
ये अगर होगा तब उसको हम बोलेंगे क्या, तत्सम शब्द है, ठीक है। और अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि आप देखे होंगे चंद्रबिंदी लगाते हैं, तो चंद्रबिंदी अगर इस तरीके से होगी तो उसको हम बोलेंगे कि ये तद्भव शब्द है। ऐसे ही उत्क्षिप्त या ताड़नजात, जैसे कि ला और ये डा होता है, ठीक है, इस तरीके, अगर इस तरीके कोई जो वर्ण जो स्वर व्यंजन है अगर किसी शब्द के अंदर होंगे तो उसको हम बोलेंगे तद्भव शब्द, ठीक है। एक ये क्या है, एक पहचान है, ठीक है। पहचान करने के कुछ थोड़ी ट्रिक है कि आप अगर ऐसे जो हमारे व्यंजन वगैरह हैं अगर किस शब्द में आ रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि जो है ये तत्सम या तद्भव हो सकते हैं, ठीक है। एक पहचान करने का थोड़ा नियम है, ठीक है ना। जैसे अनुसार की बात करें तो जैसे अंगरक्षक, तो अंगरक्षक अगर शब्द आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द है। क्यों, देखिए अनुस्वार आ रहा है इसके अंदर, ऐसे देखिए जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो अनुसार आते हैं वो सारे के सारे तत्सम ही हों, लेकिन अधिकतम चांसेस होते हैं कि तत्सम ही होगा। ऐसे अनुनासिक, अनुनासिक यानी चंद्रबिंदी, चंद्रबिंदी अगर किसी शब्द में आ रही है जैसे अंगरखा, अंगरखा, तो ये क्या है, चंद्रबिंदी यहाँ पर आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, तद्भव शब्द है। चंद्रबिंदी और उत्क्षिप्त व्यंजन अगर आ रहे हैं कहीं पर जैसे आषाढ़, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तद्भव शब्द, ठीक है ना। तो तत्सम और तद्भव में थोड़ा सा पहचान करने के लिए आपने समझा जाना होगा कि अगर इस तरीके से संयुक्त अक्षर प्लस री या अनुस्वार, इस तरीके से ये तीन अगर आपको शब्द के अंदर दिखाई दे रहा है इन तीनों में से कुछ भी एक, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो जो शब्द होगा हमारा तत्सम शब्द होगा, ठीक है। और अगर अनुनासिक और जो उत्क्षिप्त व्यंजन है अगर वो शब्द के अंदर होंगे तो उस पूरी संभावना रहेगी कि ये जो शब्द है तद्भव शब्द होगा। चलिए अब बात करते हैं तत्सम और तद्भव कैसे बनते हैं या कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आपको सामने दिए गए हैं, आप इसको सही से आप देख सकते हैं। जैसे कि अंगोछा, देखिए अंगोछा एक लैंग्वेज हमारी आम बोलचाल की भाषा में अंगोछा हमारा, जैसे इसका अगर तत्सम शब्द की बात करें तो संस्कृत में तत्सम शब्द हमारा क्या था, अंग्र प्रोत्साहन, अंग्र प्रोत्साहन को हम क्या बोलते हैं, अंगोछा। अब ये अंगोछा देखिए चंद्रबिंदी यहाँ आ रही है, यहाँ पर अंक की बिंदी आ रही है, केवल अनुसार आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, अनुनासिक। तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे कि तत्सम ये है और तद्भव इसका जो तत्सम है अंग प्रोत्साहन का, तद्भव क्या होगा, अंगोछा होगा। ऐसे ही अंगरक्षक का अंगरखा, अंगुली का अंगुनी, अंगुष्ठी का अंगूठी, अंगुष्ठ अंगूढ़, अंधकार अंधेरा, अक्षर अक्षर, अक्षी आँख। तो इस तरीके से एक तरफ तत्सम शब्द हैं ये और ये हमारे क्या हैं, तद्भव शब्द हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे हैं, आप इसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। इसको मैं आपको सभी को दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आम्र, आम देखिए, ठीक है, आषाढ़ आषाढ़, ये इस तरीके से और बहुत सारे हैं, ठीक है, उल्लूक उल्लू। अब उल्लू का जो अगर सब क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्या आता है कि उल्लू का तत्सम रूप क्या है, उल्लू का तत्सम रूप क्या है, उलूक है, या फिर उलूक का तद्भव रूप क्या है, उल्लू। इस तरीके से मतलब पूछे जाते हैं ऑप्शन एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, तत्सम और तद्भव शब्द हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं तत्सम और तद्भव के। जैसे भगिनी, भगिनी देखिए, भगिनी तत्सम है किसका, बहिन का। तो बहिन को हम जो बहिन शब्द है ये संस्कृत से आया है, ठीक है। संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, भगिनी, ठीक है ना। तो जो शब्द संस्कृत के ऐसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो के तो जैसा संस्कृत से ले वैसे वैसा यूज़ कर रहे हैं, तद्भव तत्सम हो गया वो। और जिसको हमने समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया उसको हम बोलते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। तो ये आपके शब्द हैं बहुत सारे और बहुत सारे, ठीक है, ये हैं, आप देख लीजिए इनको। देखिए अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर विदेश शब्द कौन से होते हैं, मतलब यानी कि विदेश से आए हुए शब्द विदेश शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे
अब विदेश से भी कहाँ कहाँ से, देखिए अरबी शब्द हैं कुछ, जैसे आशिक। आशिक शब्द कौन सा है? अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है, कौन सा ग्रीक शब्द है, कौन सा? तो जिस तरह से एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अरबी जो शब्द है हमारा, मतलब सॉरी आशिक जो शब्द है हमारा वो कौन सा है? एक ये क्या है, विदेशज शब्द है, और विदेशज में भी कौन सा? अरबी शब्द। ऐसे ही मलूक, इंसान, इजाज़त, इजहार, जिस्म, इत्र, इंतजार, इस्तेमाल, ऐनक, एतवार, जोहरी, दौलत, किला, किस्त, किस्मत, करीब, नक्शा, कमर, खबर, औकात, औकात में रहे अपनी, कहते हैं ना, ठीक है। तो ये औकात जो शब्द है कहाँ का है, कैसा शब्द है कि ये जो शब्द है हमारा कौन सा? अरबी शब्द है, ठीक है। ऐसे ही कफन, अदालत, मुकदमा, मुआवजा, मुलजिम, हमला, हुलिया, हाजिर, मुसीबत, मुनीम, लाइलाज आदि। तो इस देखिए सोचिए, अगर ऐसे शब्द अगर ना होते हमारे आम ये इस हिंदी लैंग्वेज में, तो क्या होता हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है, मज़ा ही नहीं आता। मुकदमा, मुआवजा, मुलजिम देखिए, तो ये हमारे अरबी शब्द हैं, ठीक है, सारे के सारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फारसी शब्द की। तो फारसी शब्द कौन कौन से हैं? नाजायज़, नामर्द, कमज़ोर, जुबान, होश, होशियार, हमेशा, किनारा, नाचीज़, नाजुक, तमंचा, गभा, जेब, ईसवी, रास्ता, कारखाना, खाना, जादू, दवा, दर्जी, नीम, आज़ादी, आसमान। आज़ादी शब्द भी फारसी शब्द है, ठीक। आज़ादी, आसमान, गुलदस्ता, गिरोह, खाकी, हमउम्र, हरगिज़, हरदम, बाज़ार, शादी। शादी बाजार भी शब्द क्या है? एक फारसी शब्द है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे हिंदी शब्द से अगर ये शब्द निकाल दिए जाएँ, हिंदी भाषा से अगर शब्द निकाल दिए जाएँ, तो हमारी हिंदी कैसी लगेगी? एक बहुत अधूरी हिंदी लगेगी। यानी बहुत अब आज के डेट में इन शब्दों का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी अधिक होने लगा, काफ़ी अधिक हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे शब्द हमारे फारसी शब्द हैं, जैसे कि आप जानते हैं। चलिए, पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं? आलपिन, आलू, गोभी, अलमारी, स्त्री, कमीज, पतलून, बाल्टी, साबुन, तौलिया, फीता, संतरा, मेज, पपीता, चाबी। ये सारे शब्द हमारे क्या हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। देखिए ये साबुन, तौलिया, बाल्टी, पतलून, कमीज, सारे शब्द कौन से हैं? ये पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाल से आए हुए हैं ये। जापानी शब्द की बात करें तो जापानी शब्द रिक्शा, सायोनारा, जापानी शब्द है। चीनी शब्द चाय, तूफान। देखिए चाय क्या है? चीनी, चाय, तूफान, पटाखा, लीची, सारे शब्द क्या? चीनी शब्द हैं ये, ठीक है। ओके, फ्रांसीसी शब्द की अगर हम बात करें तो अंग्रेज, अंग्रेजी, कारतूस, कूपन, टेबल, पिकनिक, जज, काजू, रेस्टोरेंट आदि। सारे शब्द क्या हैं? फ्रांसीसी शब्द हैं। देखिए फ्रांसीसी शब्द, डच शब्द चिड़िया, बम, ड्रिल, स्काउट, सारे शब्द क्या हैं? ये डच शब्द हैं। ऐसे ही लैटिन शब्द कौन कौन से हैं? अक्टूबर, नवंबर, सभी माह, जितने महीने के नाम, महीने को जो मंथ के जो नाम होते हैं सारे के सारे क्या हैं? लैटिन शब्द हैं। कोरम, कोटा, रेडियो, इंच, सारे शब्द क्या हैं? ये लैटिन शब्द हैं, ठीक है। बात करें संकर शब्द की, तो संकर शब्द कौन से होते हैं? कम से कम दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं से बन रहे हैं कम से कम। जैसे बचत बैंक, अब बचत तो जो है वो हिंदी का शब्द है, वो बैंक अंग्रेजी का है। अब हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों को मिलाकर एक शब्द बना दिया बचत बैंक, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्या? ये क्या है? एक संकर यौगिक है, संकर शब्द, सॉरी। ऐसे डबल रोटी, डबल अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द है एक, रोटी एक हिंदी है, और डबल रोटी को दोनों को मिक्स कर दिया, बना दिया क्या? डबल रोटी, जो कि क्या है? एक संकर शब्द है। ऐसे ही एडमिशन, कक्ष, एडमिशन अंग्रेजी, कक्ष संस्कृत का। यानी कि देखिए दो शब्द हिंदी इंग्लिश हो सकता है, अंग्रेजी संस्कृत हो सकता है, इस तरीके से मतलब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द को मिलाकर एक शब्द बनाया है, उसको हम बोलेंगे संकर शब्द है ये। रेलगाड़ी, कपड़ा मिल, जांच कमीशन, तो इस तरीके से सारे के सारे जो हैं ये हमारे क्या हैं? संकर शब्द हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।